Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video I will be covering the exam kit questions of consolidated financial statements. A lot of students were asking me to make videos of this chapter as well कि इसकी consolidation की आप वीडियो बना दो. तो एग्ज़ाम किट के अंदर गाइस कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है. दैट मीन्स इसमें फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स है. ठीक है, तो दोनों मिक्स हम करेंगे. इसमें क्वेश्चंस अलग अलग नहीं है, दोनों चैप्टर्स के बाइफिकेटेड नहीं है, एक ही में. तो लेट्स स्टार्ट. सेम जो मैं पहले बताता हूँ एग्ज़ाम किट में कि जो सेम क्वेश्चंस होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा और जो डिफरेंट होंगे मैं वही वाले करवाऊँगा. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. यहाँ पे just one second. So let's start guys. On 1st January 2004 or 14, Yogi acquired 80% of share capital of Beer for this. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ना, मैंने जान के लाइन पढ़ी थी क्योंकि तुम भी यहीं से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं है. वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर. तो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम हेयर. सो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ गुडविल. हमें अमाउंट ऑफ गुडविल निकालना है. तो गुडविल जैसे ही हमें यहाँ दिखा तो हमें इसका फॉर्मूला माइंड में याद हो जाना चाहिए. दैट वाज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, कितने पैसे हमने उसको दिए, प्लस नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन के टाइम पे एनसीआई कितना था, माइनस नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. ये वैल्यू आ जाएगी हमारी गुडविल की. तो जब भी कोई क्वेश्चन हमें करना होता है सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. गुडविल का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हमने खर्चा किया, होल्डिंग ने कितना खर्चा किया था, प्लस एनसीआई कितना था उसका, माइनस नेट एसेट्स. सो योगी एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बीयर फॉर 14 लाख. तो ये वैल्यू आ गई. At that date, share capital of Beer consists of 6 lakh ordinary shares of 50 cents each. That means share capital हमारी होगी 6 lakh into 0.50. That means $3 lakh. And its reserves were 50,000. उस टाइम पे जो reserves थे that were 50,000. The fair value of NCI was valued at 5,25,000 at the date of acquisition. तो 5,25,000 हमारा NCI हो गया. और नेट एसेट जब हम यहाँ से निकालेंगे, मैं डॉलर का साइन हटा रहा हूँ, सो इट्स गोइंग टू बी 3,50,000 नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन. तो 3,50,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा. तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस इज 14 लाख प्लस 5,25,000 minus 3,50,000. So answer will be 1,575,000. 1,575,000. This will be your answer. So your answer is A. Very simple. हर क्वेश्चन में पहले हमें समझना है निकालना क्या है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एंड दैट्स इट. चलो नेक्स्ट 354. 354 का क्या पूछ रहा है गाइस, एक सेकेंड गाइस, जस्ट वन सेकेंड. 354 कह रहा है in the consolidated statement of financial position of Tom and its subsidiary, what should be the amount appear in group reserves. Group reserve में कितना अमाउंट हमारा आना चाहिए. तो consolidated financial position जो टॉम बनाएगा उसमें ग्रुप रिजर्व कितना आना चाहिए. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टॉम्स रिजर्व. पहला तो क्या आएगा, टॉम्स रिजर्व जितने हैं, ऐड इसमें होगा नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन. डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट ऑन रिपोर्टिंग डेट एंड एक्विजिशन, उनके बीच में जो भी डिफरेंस है, इनटू जो इसका शेयर है दैट इज 80%. यही फॉर्मूला होता है हमारे ग्रुप रिजर्व का कि टॉम के रिजर्व कितने थे और उसके बाद जेरी के नेट एसेट्स के बीच में कितना डिफरेंस था, उस डिफरेंस का 80%. अब टॉम के रिजर्व यहाँ से पढ़ लेते हैं. टॉम ने 80% एक्वायर किया है फॉर दिस, ठीक है,
एट दैट डेट शेयर कैपिटल ऑफ जेरी कंसिस्ट ऑफ दिस एंड इट्स रिजर्व वर्थ दिस। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल ऑफ जेरी कंसिस्ट ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 1 ईच। दैट मीन्स शेयर कैपिटल अभी कर रहे हैं हम एक्विजिशन का 50,000 एंड रिजर्व्स हमें दिए हुए 30,000। ठीक है। ऑन 31st December 2019 टॉम एंड जेरी वर एज फॉलोज, रिजर्व्स ऑफ टॉम एंड जेरी एज वन फॉलोज। तो रिपोर्टिंग डेट पे शेयर कैपिटल के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं जेरी की, सब्सिडरी के शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, तो हम अज्यूम करेंगे सेम होगी। जेरी के रिजर्व्स थे 50,000, सो टोटल हो गया 1 लाख, यहाँ हो गया 80,000, सो डिफरेंस कितने का हो गया 20,000 का। सो दैट मीन्स टॉम के रिजर्व हमारे कितने थे 4 लाख, सो 4 लाख टॉम के रिजर्व्स प्लस 20,000 जो है उसका 80%। 20,000 क्या था, डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट एज ऑन रिपोर्टिंग एंड एज ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ सब्सिडरी यानी जेरी। तो 20,000 इंटू 80%, दिस इज 16,000। सो हमारा आंसर हो जाएगा 4,16,000। सो सी विल बी योर आंसर। सिंपल गाइज, मुश्किल तो नहीं था, है ना। चलो 355, वॉट शुड बी द अमाउंट अपीयर फॉर गुडविल। मैं एक बार एक क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हमें शेयर कैपिटल दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, जल्दी कर लेते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है। शेयर कैपिटल 20,000, तो हमारे को 20,000 नेट एसेट निकालने के लिए, रिजर्व 10,000, सो नेट एसेट आ गए 30,000। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गाइस वेरी सिंपल, 150 फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई मैंने ऐड कर दिया, नेट रिजर्व मैंने माइनस कर दिया, सो दिस इज 9 लाख माइनस 30, 8,70,000। तो सिंपल सी विल बी माई आंसर। सेम क्वेश्चन जो हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा है, फॉर्मूला जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी थी प्लस जितना हमारा एनसीआई था उस डेट पे माइनस जितनी नेट एसेट की वैल्यू थी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो वो सारी चीज़ें हमें गिवन थी, मैंने जल्दी से इसको कर लिया। नेक्स्ट में क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट शुड अपीयर ऑन फॉर एनसीआई। अब एनसीआई में वैल्यू क्या आनी चाहिए, दैट मीन्स एक तो आती है ग्रुप रिटेन अर्निंग और एनसीआई में सिंपल वैल्यू क्या होती है, नेट एसेट जो थे हमारे रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट इनटू एनसीआई शेयर नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट गैरी ने 60% एक्वायर किया है, दैट मीन्स 40%। गैरी ने कितने परसेंट एक्वायर किया है 60%, दैट मीन्स एनसीआई कितना हो जाएगा 40%। तो फटाफट से अब हमें चाहिए नेट एसेट्स ऑन एक्विजिशन, नेट एसेट्स ऑन रिपोर्टिंग, किसके चाहिए हमें, सब्सिडरी के यानी बार्लो सॉरी। एट दी अब सेम लाइन इसमें लिखी हुई है, ऑन 1st January गैरी एक्वायर्ड 60% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ दिस, इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी। एट दैट डेट शेयर कैपिटल ऑफ बार्लो कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ $1 ईच, दैट मीन्स एक्विजिशन की डेट पे शेयर कैपिटल थी 20,000 एंड इट्स रिजर्व वर 10,000 थे रिजर्व। ऑन 31st December यानी रिपोर्टिंग डेट पे द रिजर्व्स ऑफ गैरी एंड बार्लो आर एज फॉलोज। बार्लो के रिजर्व थे 15,000। शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करेंगे सेम है। सो दिस इज 30,000, दिस इज 35,000, सो दोनों का डिफरेंस आ गया 5,000। सो 5,000 इंटू 40% हमारा हो जाएगा 2,000 प्लस एनसीआई वैल्यूड वॉज 25,000, तो 25,000 प्लस 2,000, सो दिस इज 27,000। सो एनसीआई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 27,000। कैसे आई, एनसीआई का फॉर्मूला होता है जो भी हमें एनसीआई गिवन थी दैट मीन्स नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट इतना वैल्यू था, प्लस जो हमारे नेट एसेट्स का डिफरेंस था उसका जितना शेयर एक्वायर नहीं किया, सो दोनों का टोटल, सो दैट मीन्स 27,000 विल बी दी एनसीआई। मैं तेज़ गाइस इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं स्लो चलूँगा
आराम आराम से तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी आराम आराम से करने की कोशिश करोगे। तुम अगर मेरे को देखोगे कि सर कितनी जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हैं, वैसे ही तुम्हें आंसर निकालना है इसमें। तो यू हैव टू कैच मी, यू हैव टू कैच द लॉजिक बिहाइंड दैट। जल्दी जल्दी करेंगे, जहाँ समझने की बात होगी वहाँ मैं स्लोली आराम से तुम्हें समझा दूंगा, बट जहाँ हम और तेज़ कर सकते हैं वहाँ हम तेज़ करेंगे। नेक्स्ट गाइस, जल्दी से इसमें हमें क्या करना है। इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ विलियम एंड इट्स सब्सिडरी बार्लो, व्हाट अमाउंट शुड अपीयर फॉर नॉन कंट्रोलेबल इंटरेस्ट, एनसीआई निकालना है। तो गाइस ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको तुम कर लेना, डू योर सेल्फ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस, देखो हमें एनसीआई दिया हुआ है, सेम हमें यहाँ से नेट एसेट एक्विजिशन पे रिपोर्टिंग डेट के निकल जाएंगे, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये तुम खुद कर लेना। अब आता है 358। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि सबसे पहले वो पढ़ना है, इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट फॉर रिसीवेबल एंड पेबल। रिसीवेबल एंड पेबल की करेक्ट अमाउंट क्या आएगी। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आर फ्रॉम द बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डोरा एंड डियागो। करंट एसेट इतनी, इन्वेंट्री डोरा की इतनी, डियागो की, रिसीवेबल इतने, कैश इतना, पेबल इतना। डोरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड्स रिसीवेबल ऑफ 40,000 फ्रॉम डियागो। मतलब डोरा की स्टेटमेंट में रिसीवेबल में था कि उसको 40,000 डियागो से लेना था। 40,000 मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं 40 उसने डियागो से लेना था। तो अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो 40 मुझे डियागो से नहीं आएंगे, और पेबल डियागो वाले में ऑफ कोर्स 40 होगा, तो 40 पेबल और रिसीवेबल दोनों में से वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो पेबल का हमारा टोटल आएगा 320 प्लस 180 540 यानी 460, और रिसीवेबल का हमारा आएगा 540 प्लस 167 माइनस 40 660। सो 660 एंड 460 विल बी द आंसर। तो ए इज द आंसर। मतलब जब भी हमारा कुछ कॉन्ट्रा होता है, ये कॉन्ट्रा ही हो गया ना कि पेबल भी है और दूसरे पार्टी में रिसीवेबल भी है, तो हम पेबल और रिसीवेबल दोनों में से सेम वैल्यू माइनस कर देंगे, दोनों का टोटल, और दोनों में से 40 माइनस, कि ना हमें पैसे आने ना हमें ये पैसे देने हैं। क्लियर। चलो गाइस, नेक्स्ट 359। What is the provision for unrealized profit adjustment in group financial position, PURP हमें निकालना है, provision for unrealized profit। तो गाइस provision for unrealized profit PURP हम कैसे निकालते हैं। हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा unrealized profit। अब unrealized profit कैसे आता है, पहले हमें देखना पड़ेगा जो गुड्स होल्डिंग ने सब्सिडरी को, या सब्सिडरी ने होल्डिंग को जो गुड्स भेजे, उस गुड्स में कितना प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट पार्ट में से कितना अभी तक हमने गुड्स सेल नहीं करे। तो यहाँ पे हमें अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ अनरियलाइज प्रॉफिट, ये हमें निकालना है, तो ये यहाँ निकाल लेंगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है Salt owns 70% of paper and sell goods to paper valued this at a markup of this, के Salt ने पेपर को 1044 के गुड्स भेजे थे और इस पे 20% प्रॉफिट लगाया था। तो कॉस्ट क्या होगी। अब मार्कअप मीन्स, मार्कअप का मतलब होता है, मैंने बताया हुआ, मार्कअप मीन्स ऑन कॉस्ट। सो कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट लगा के हमारी सेल वैल्यू आई है, तो हमें कॉस्ट तो पता ही नहीं है। So let cost be x. So x plus 20 upon 100x is equal to 1044. x हमारी होगी कॉस्ट, कॉस्ट पे हमने 20% प्रॉफिट लगा के इतने के गुड्स हमने भेजे थे, तो यहाँ से आ गया 120x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1044। सो x की मेरी वैल्यू आ गई 1044 इंटू 100 डिवाइड बाई 120। सो x मेरा आ गया 870, यानी कॉस्ट मेरी आ गई 870। सो प्रॉफिट विल बी 870 का 20%। सो 870 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 174 मेरा प्रॉफिट हो गया। 174 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इतना प्रॉफिट लगा के टोटल गुड्स सॉल्ट ने पेपर को भेजे थे।
अब उसमें से 40% गुड्स बिक गए, तो जो गुड्स बिक गए उसका तो हमें कुछ नहीं करना, जो गुड्स नहीं बिके वो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट हो जाएगा। तो 40% अगर बिक गए दैट मीन्स 60% नहीं बिके, तो 174 इंटू 60%, दिस विल बी 104.4। तो 104.4 हमारा हो जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट, कि ये प्रॉफिट अभी हमें हुआ ही नहीं है क्योंकि हमने अपनी बुक्स में सेल्स तो दिखा दी प्रॉफिट लगा के, लेकिन जब वो कंपनी ही हमने एक्वायर कर ली तो ये गुड्स तो अभी बिके ही नहीं है। दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है गाइस, क्लियर है? बहुत आसान था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब आगे करते हैं जल्दी जल्दी। चलो गाइस अब क्वेश्चन करते हैं 360। सो क्वेश्चन में निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स दैट विल अपीयर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। हमें नॉन करंट एसेट्स निकालने हैं। सो नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो इसमें गुडविल भी आती है ना, इसमें गुडविल भी आ जाएगी। पहले क्वेश्चन देखेंगे किस चीज़ का है गाइस, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें 100% एक्वायर किया, ठीक है कोई बात नहीं। हमें नॉन करंट एसेट निकालने हैं। सो नॉन करंट एसेट हमारे को इसमें दिया हुआ है, स्ट्रेस एक्वायर्ड 100% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ फुल ऑन 1 अक्टूबर व्हेन फुल्स रिटेन्ड अर्निंग वाज दिस। इतनी रिटेन्ड अर्निंग थी। फुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज दिस। फुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये है एज ऑन दिस डेट, यानी रिपोर्टिंग डेट पे। On 1st October, fair value of land included within Full's non-current asset was 4 lakh greater than the carrying amount, कि 4 lakh इसकी carrying amount से ज़्यादा value थी। Stress had non-current asset on 30th September of 2.2 million। Stress के non-current asset थे 2.2 million। तो हमें total non-current asset निकालने हैं, कुछ नहीं करना हमें। तो 2.2 millions, सो ये तो हो गए 22 लाख, तो मेरे हो गए स्ट्रेस के अपने एसेट्स प्लस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ, सॉरी हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ फुल, तो 18 लाख उसके। अब उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर यानी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इंक्लूडेड विद इन फुल्स नॉन करंट एसेट वॉज 4 लाख ग्रेटर दैन द कैरिंग अमाउंट। इसका मतलब क्या था कि जिस दिन हमने फुल को एक्वायर किया था, जिस दिन स्ट्रेस ने फुल को एक्वायर किया था, उस दिन इसकी जो लैंड थी उसकी वैल्यू 4 लाख ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से। उसकी वैल्यू 4 लाख ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से। दैट मीन्स ये वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब जब हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम इसमें कैरिंग अमाउंट की जगह रीवैल्यूड फिगर लेते हैं। तो 4 लाख से लैंड की वैल्यू बढ़ गई। फॉर लैंड इज ऑल्सो अ नॉन करंट एसेट। सो जो टोटल हमारे नॉन करंट एसेट्स आएंगे दैट विल बी 220 प्लस 4, तो 18 प्लस 4 22 44। So 44 lakh will be the total non-current asset. 44 lakh will be the total non-current asset. सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। इसमें था क्या, आगे The following data relates to question number 361 and 363. 361 to 363 से रिलेटेड है ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या क्या है, PORP निकालना है, टोटल शेयर ऑफ ग्रुप प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI, टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले PORP निकालते हैं। तो यहां पे हमें इसमें दिया होगा ड्यूरिंग द ईयर हार्ड सोल्ड वर्क। अच्छा, हार्ड एंड वर्क दो बंदे हैं। हार्ड ने वर्क को गुड्स भेजे 24 मिलियन के, इनकी कॉस्ट थी इतनी, तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, 6 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क हैज सोल्ड हाफ ऑफ दीज गुड्स टू थर्ड पार्टी। अब इसमें से आधे गुड्स उसने बेच दिए, दैट मीन्स 3 मिलियन के गुड्स हमारे अभी भी पड़े। तो 3 मिलियन
हुआ क्या, 18 मिलियन के गुड्स 24 मिलियन के भेज दिए, दैट मीन्स 6 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट में से आधे गुड्स अभी पड़े हैं, तो आधा जो हमारा प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड हो गया, क्योंकि अभी तक ये गुड्स बिके ही नहीं। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमारा हो जाएगा C 3 लाख। वेरी सिंपल, इतना ऊपर वाला पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो एट्रीब्यूटेबल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो हमारे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर थे वो कितने थे, 6 मिलियन। 6 मिलियन हमारे प्रॉफिट है, तो 6 मिलियन हमारे प्रॉफिट हैं, तो 6 मिलियन और कितने परसेंट एक्वायर किया, 80% एक्वायर किया है, तो 6 मिलियन का 20% कितना होता है, 1 मिलियन। एक तरह से 12 लाख इंडियन करेंसी में ये 60 लाख है, तो 60 लाख का 20% 12 लाख हो जाएगा मेरा NCI, कि सब्सिडरी का जितने भी टोटल प्रॉफिट थे 80% पे हक था होल्डिंग का, तो 20% पे NCI क्या हो गया, तो 1,20,000 हमारा आ गया NCI का आंसर। सो A। अब आता है 363, हमें बतानी है सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होंगी, सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हम करेंगे सेल्स, तो सेल्स हमारी हो जाएंगी दिस प्लस दिस माइनस जो गुड्स हमारे नहीं बिके, माइनस जो गुड्स हमारे नहीं बिके, है ना। तो गाइस सेल्स में हम करेंगे 120 प्लस 48,000 माइनस जो हमारी ग्रुप सेल्स थी, तो 24 मिलियन की हमारी ग्रुप सेल्स है वो माइनस कर देंगे, तो -24। अब यहाँ पे गाइस ये चीज़ देखनी पड़ेगी, दिस, सो दिस इज़ 120 मिलियन, दिस इज़ 48 मिलियन, तो मैं शॉर्ट में यहाँ कर लेता हूँ 120 मिलियन प्लस 48 मिलियन माइनस 24 मिलियन जो हम ग्रुप आपस में सेल की थी वो हम यहाँ से हटा देंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ एक्चुअल सेल। होल्डिंग और सब्सिडरी जब एक ही बुक्स बना रही हैं तो आपस में सेल्स तो दिखाई नहीं सकती। सेम चीज़ कॉस्ट ऑफ सेल्स में 84 प्लस 40 माइनस इसमें से वो कर देगी 24, माइनस इसमें से क्या कर देगी 24, क्योंकि 24 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, प्लस इसमें जो प्रॉफिट्स थे हमारे अनरियलाइज प्रॉफिट 3 मिलियन PURP वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से हमने प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा दिखाया हुआ है, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो दिस प्लस दिस -24 प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट जो अभी तक नहीं हुआ है, तो 24, तो दिस इज 144 और ये हो जाएगा 84 प्लस 40 124 124 120 प्लस 3 103, सो 103 इज दी आंसर। सो 144 एंड 103 इज योर आंसर, D इज योर आंसर। दोबारा से गाइस कैसे आया, पहले तो मैंने सेल्स का टोटल कर दिया और उसमें से जो ग्रुप सेल्स थी वो माइनस कर दी, इंटर ग्रुप सेल्स। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंटर ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने माइनस कर दी। अब दोबारा से सेल्स में से जो अनरियलाइज प्रॉफिट मेरा था, ये प्रॉफिट तो मेरा हुआ ही नहीं था। मैंने अगर परचेज में सोचो, परचेज में मैंने जब 24 माइनस किया कि इतना मैंने परचेज माइनस कर दिया, बट एक्चुअली इस परचेज में से 3 मिलियंस का तो ऑलरेडी गुड्स बिक चुके हैं, तो 3 मिलियंस का एक तरह से प्रॉफिट हमारा हो चुका है, तो 3 मिलियंस का प्रॉफिट अभी हमें हुआ ही नहीं, तो परचेजेस में मैं अपने 3 मिलियन एक तरह से माइनस कर दूंगा ना। तो परचेजेस में माइनस करना मतलब -21 करना है एक तरह से, क्यों, क्योंकि मैंने परचेज 24 की थी, लेकिन उसमें से अभी भी मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था, लेकिन 3 मिलियन का प्रॉफिट एक्चुअली अभी नहीं हुआ है, तो इतना यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। सिंपल लर्निंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी हमारा ऐसे अनरियलाइज प्रॉफिट होता है तो ग्रुप सेल्स के अंदर हम सिर्फ इंटर ग्रुप सेल्स माइनस करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दोबारा से सेल्स माइनस कर देते हैं और प्लस कर देते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, इससे ईजी हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू क्वेश्चन नंबर 364 एंड 365। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पोजीशन, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग निकालनी है ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो एक बार प्रॉपर्टी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लिखा हुआ है क्या। तो प्रॉपर्टी प्लांट रियली की इतनी है, हार्ड की इतनी है, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन,
ऊपर कहीं कुछ लिखा हुआ है? नहीं गाइस, ऊपर भी देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। हमें सिंपल निकालना है कि ग्रुप जब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना आएगा गाइस। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, इनका टोटल। सो दिस प्लस दिस, सो दैट मीन्स 3878 इज द आंसर। तो 3878,000 3878,000 ए सिंपल आंसर। अब हमें निकालना है रिटेन्ड अर्निंग टोटल। तो रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालेंगे गाइस? पहले तो हमें निकालना पड़ेगा नेट एसेट ऑन एक्विजिशन, देन नेट एसेट ऑन रिपोर्टिंग। सो नेट एसेट रिपोर्टिंग के तो हमारे जो हार्ड के हैं वो हमें गिवन ही है 1680 और 1204। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। रियली एक्वायर्ड 75% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ हार्ड ऑन दिस डेट। हार्ड हैज़ रिटेन्ड लॉसेस ऑफ 112। हार्ड के लॉसेस हैं 112, ये थे लॉसेस। तो कितने मिलियन हो गई? 112,000। सो 112 इसके उस टाइम पे थे लॉसेस। शेयर कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1680 ही शेयर कैपिटल होगी। तो 1680 माइनस 112, तो 1568 और प्लस 1204, सो 2884। सो 2884 माइनस 1568, सो दैट मीन्स 1316। इसका जितने परसेंट उसने एक्वायर कर लिया 75%। सो इंटू 75 डिवाइड बाई 100, सो दिस इज 987। सो 987। तो रियली के अपने रिजर्व्स कितने थे? 2464 और 987 आ गए हमारे हार्ड के। तो 2464 प्लस 987, सो दिस इज 3451। 3451 विल बी दी टोटल रिटेन अर्निंग। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी, ऑल्सो ऑन दैट डेट रियली एक्वायर्ड 30% शेयर्स ऑफ वर्क when work has retained earning of this. So point is guys 30% यानी 50% से कम है तो कंसोलिडेशन स्टेटमेंट में रियली वर्क को इंक्लूड करेगा ही नहीं। रियली सिर्फ हार्ड को इंक्लूड करेगा, रियली वर्क को इंक्लूड करेगा ही नहीं, क्योंकि वर्क का 30% उसने शेयर एक्वायर किए। तो कंसोलिडेटेड में सिर्फ रियली और हार्ड का आएगा। सो दैट इज़ वेरी सिंपल जो हमने यहाँ से करा है। सो 2464 रियली का अपना रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिफरेंस बिटवीन नॉन नेट एसेट्स इनटू जितना शेयर उसने एक्वायर किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो 2464 प्लस 987, 3451। सो 3451 ये भी हमारा हो गया। सिंपल गाइस, वेरी सिंपल, मुश्किल तो नहीं है ना? आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट an investment by one entity in another which should recognize and accounted for as an associate. तो हाउ कैन वी आंसर दिस गाइस? देखो सिंपल एक तरीका देखते हैं। एसोसिएट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इट्स नॉट फुली दैट कंपनी, इट्स काइंड ऑफ जैसे मैंने एक दूसरी कंपनी का कुछ पार्ट खरीदा है तो कुछ पार्ट खरीदना कैन बी कॉल्ड एज एन एसोसिएट। अब कुछ पार्ट खरीदने को हम यहाँ पे कितने परसेंट ओनरशिप से बताएंगे? देखो अगर किसी कंपनी ने 100% ही दूसरी कंपनी को खरीद लिया तो वो एसोसिएट तो रही नहीं, वो तो खुद ही की कंपनी होगी, वो तो मेरी कंपनी होगी। आई विल नॉट से कि वो मेरी एसोसिएट है, एसोसिएट नहीं है वो तो हम वी आर कंबाइंड, एक ही कंपनी है। ओनरशिप ओवर 50% लेस देन 100%, इसका मतलब ये बन जाती है सब्सिडरी। हम सब्सिडरी बुक्स जो बनाते हैं ना ये कंसोलिडेटेड, तो वो होती है सब्सिडरी कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का 50% से ज़्यादा खरीद लिया और 100% से कम, सो दैट बिकम सब्सिडरी। ओनरशिप लेस देन 20%, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। लेस देन 20% में तो कोई ओनरशिप आती नहीं है, नो ओनरशिप इज देयर। सो ओनरशिप बिटवीन 20% एंड 15% विल बी कॉल्ड एज एन एसोसिएट। तो यहाँ से तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि ओनरशिप अगर 50 और 100% के बीच में है तो वो सब्सिडरी होगी, 100% है तो वो तो ओनर ही हो गया, 20 से 50% वाले को हम एसोसिएट बोलते हैं और लेस देन 20% वाले को कुछ भी नहीं बोलते।
ठीक है। नेक्स्ट 367, IFRS 10 consolidated financial statements specify 3 necessary elements to determine whether or not the company controls one another. Which one of the following is not one of these 3 necessary elements to determine that one entity has control over another? तो इसमें से कौन सा आंसर है कि जो हमें बताता है कि एक एंटिटी का दूसरी पे कंट्रोल नहीं है? पावर ओवर अदर एंटिटी, अगर वो सब्सिडरी है तो ऑब्वियसली पावर है। एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, कि अगर उस अनदर एंटिटी में इन्वॉल्वमेंट मैं करता हूँ तो मुझे उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। एबिलिटी टू यूज़ पावर ओवर अदर एंटिटी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर रिटर्न्स, ये भी गाइस मुझे ठीक लग रहा है। एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर एंटिटी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर एंटिटी, ये गाइस ये देखना पड़ेगा मुझे। आई थिंक इसका आंसर डी लग रहा है, क्योंकि ये एक एसोसिएट का फीचर होता है। दिस इज़ अ फीचर ऑफ एसोसिएट कि एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर एंटिटी, कि दूसरी एंटिटी पे एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारा होता है। मतलब जो भी वो डिसीजन लेंगे हमारी बात को मद्देनज़र रख के डिसीजन लेंगे, खुद डिसीजन नहीं ले सकते। जो हम ये वाला पढ़ते हैं अपना पार्ट सब्सिडरी वाला, इसमें तो डिसीजंस ही एक तरह से हम लेते हैं, क्योंकि हमने ही इसको 50% से ज़्यादा खरीद लिया, काइंड ऑफ हम उसके ओनर बन गए। लेकिन एसोसिएट में हम डिसीजन नहीं लेते, लेकिन हमारा एक पावर होती है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो हमारी वैल्यू को, हमारे पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी। ठीक है। 368 जल्दी से, Which one of the following would normally indicate that one entity has significant influence over the another activities? तो this is a kind of हमारा associate ही हो गया। Ability to appoint majority of board of director of the other entity, तो ये तो ओनर ही करते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Ability to appoint at least one person to the board of directors of that other entity, अभी इसको छोड़ देते हैं। Ability to request that a director is appointed to the board of directors of that other entity, गाइज अगर सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है तो मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर इन्फ्लुएंस है मेरा दूसरे पे तो मैं कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा उसको कि करना है। एबिलिटी टू सबमिट रिक्वेस्ट रिगार्डिंग, तो रिक्वेस्ट तो यहाँ पे भी नहीं चलेगी, तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी। एबिलिटी टू अपॉइंट एटलीस्ट वन पर्सन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट अदर एंटिटी, कि जिस एंटिटी के हम एसोसिएट, जो एंटिटी हमारी एसोसिएट है उसके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें एटलीस्ट एक बंदा हम अपना बिठा रख सकें, क्योंकि हमने भी 20 और 50% के बीच में हमारी ओनरशिप है। एक कंपनी की 20 से ज़्यादा और 50 से कम ओनरशिप है तो हमारा सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंट उसके ऊपर आ जाता है। तो आंसर इज बी। 369, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली इंडिकेट दैट वन एंटिटी हैज कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द अदर? दिस इज कंट्रोल, नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ओनरशिप ऑफ सम इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी, ये तो गाइस वेग सा लिखा हुआ है, कुछ क्लियर ही नहीं है, ज़्यादा है कम। ओनरशिप अप टू 20%, 20% तो हमारा वो हो जाएगा एंड इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं है। ओनरशिप ओवर 50%, तो ये तो एसोसिएट का होता है। ओनरशिप ओवर 50% इज फॉर एसोसिएट। ओनरशिप बिटवीन 20%, नहीं सॉरी गाइस, सॉरी, ओनरशिप बिटवीन 20 एंड 50 ये होता है एसोसिएट का। तो इसमें तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ओनरशिप तो होती ही नहीं है, कंट्रोल तो होता ही नहीं है। तो सी शुड बी द आंसर, ओनरशिप ओवर एंड अबव, ओनरशिप ओवर एंड अबव 50% ऑफ द इक्विटी ऑफ अदर एंटिटी। किसी दूसरी कंपनी का अगर 50% से ज़्यादा मैंने एक्वायर कर लिया तो मेरा उसके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। 70 जल्दी से करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉर्मली इंडिकेट वन एंटिटी हैज कंट्रोल ऑन द अदर? ओनरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ दैट एंटिटी, तो गाइस सीधा आंसर हमारा ए ही लग रहा है मुझे। मेजॉरिटी इक्विटी शेयर, मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, कि 50% से ज़्यादा, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा परचेजिंग, सबसे ज़्यादा इक्विटी मेरे पास है, सो दैट मीन्स मोर देन 51%। तो सीधा सीधा मेरा आंसर ए ही लग रहा है मेरे को। बी सी डी में देख भी नहीं रहा, क्योंकि वैसे ही मैंने शॉर्ट देखा है तो मुझे नहीं लग रहे।
20 to 50%, less than 20%, some of the shares. So definitely B, C and D are not the answer. A is the answer. 71 जल्दी से गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा क्योंकि इसमें आगे काफ़ी क्वेश्चंस हैं और मेरी थोड़ा सा मुझे पेन हो रहा है गले में, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, तो मैंने मेडिसिन ली थी. तो लास्ट क्वेश्चन 371. Which of the following would normally indicate that one entity has significant influence? अब significant influence इसका मतलब होता है associate और associate means 20% to 50% ownership. Ownership of some नहीं, ownership 20 to 50 तो आंसर हमारा आ गया. Ownership up to 20 नहीं, 20 से कम, over 50 नहीं, between 20 to 50%. तो आई थिंक इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हारे 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. तो मैं लिख भी लेता हूँ गाइस, तुम भी कॉपी में लिख लेना कि अगर 0 to 20% हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20 to 50% हो सो दैट इज़ एसोसिएट, और एसोसिएट है दैट मीन्स सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसका. 50 एंड अबव हो तो वो हमारी बन जाती है सब्सिडरी और हमारा उस पर पूरा कंट्रोल होता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस. ठीक है, और अगर 50% अबव 100% है तो डायरेक्टली हम ही ओनर हो गए उसके, हमारी ही होगी वो, तो वो हमारी ही फर्म हो जाती है. सो लिख लेना गाइज. आज की वीडियो में इतना ही. गाइज एक रिक्वेस्ट सबसे करूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लो. एंड गाइज प्लीज़ शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज गाइज मुझे एक चीज़ देख के थोड़ा सा ये लगता है कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस चैनल. जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट मच सब्सक्राइबर्स विच आई शुड गेट. आजकल तो सबने देखा होगा कि एक नॉर्मल कोई वीडियो डालता है, कुछ डालता है, उसको भी इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं. तो मैं तो गाइज फिर भी थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग चल रहा हूँ, नॉट डूइंग दैट थिंग. मैं तो सबके बेनिफिट के लिए ही कर रहा हूँ. तो गाइज जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ ट्राई जो भी ये वीडियो एंड तक देखें कि जितने सब्सक्राइबर्स को ऐड कर सकते हो, और सब्सक्राइबर्स ओनली ACCA स्टूडेंट्स. कोई आई एम नॉट आस्किंग कि तुम ऐसे ही किसी को भी बोल दो कि ऐसी सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है. आई डोंट वांट दैट सब्सक्राइबर्स. बाय सब्सक्राइबर्स आई मीन्स जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियो देखेंगे, जो ACCA कर रहे हैं. एंड जिनको भी तुम आगे फॉरवर्ड करो उनको भी प्लीज़ बोल दो कि वो भी आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड करें. जैसे एक मेंबरशिप चेन चलती है हमारी, अगर एक ने आगे 2 को बताया, 2 ने आगे 2 को बताया, फिर 2 ने आगे 2 को बताया. गाइस तुम बस अगर यही चेन फॉलो कर लो तो भी मेरा ये चैनल जो है थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा. एंड आई विल बी मोर एक्टिव देन. मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इसमें वीडियोस बनाने में, क्वेरी सॉल्व करने में. अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है. ठीक है गाइस, जस्ट ट्राई बिकॉज यू आर दी वन हु विल वर्क ऑन दिस चैनल सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए. आई एम नॉट डूइंग एनी एडवर्टीजमेंट, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो आई जस्ट एक्सपेक्ट यू टू वर्क फॉर मी इन दिस सेंस ओनली. ठीक है गाइस, बाकी यहाँ तक देख लो. इसकी जो बाकी की है पार्ट, वो मैं जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता है मैं वो पार्ट अपलोड कर लूँगा. बट मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हारी यहाँ से क्लियर हो गई होंगी. अभी आगे भी थोड़ी बहुत चीज़ें आनी है, वो क्लियर हो जाएंगी. बट आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी. बाकी कोई डाउट है, तुम्हें मेरी स्पीड पे लग रहा है कि स्पीड मेरी तेज़ है या कम है, या वॉट एवर यू फील, मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख देना, नॉट व्हाट्सएप मैसेज. प्लीज़ कमेंट में लिख देना. सो आई विल वर्क ऑन दैट एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेक केयर ऑफ दैट थिंग. चलो गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, स्टे होम एंड स्टे सेफ.